राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व के क्लास में हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम मादा जनन तंत्र की बात करेंगे। यह आपकी अंतिम क्लास है थ्योरी से संबंधित जनरल साइंस की। तो मादा जनन तंत्र को शुरुआत करते हैं। इससे पूर्व में हम पादप जनन तंत्र और नर जनन तंत्र की बात कर चुके हैं, जीवों में जनन से संबंधित। अब मादा जनन तंत्र की आज शुरुआत करते हैं। यह अंगों का जो एक समूह है जो महिलाओं में प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है। जो मादा जनन तंत्र है ये एक तरह से क्या है, अंगों का एक समूह है जो महिलाओं में प्रजनन के लिए क्या होता है दोस्तों, जिम्मेदार होता है। इस तंत्र का मुख्य कार्य अंडे का उत्पादन करना, निषेचन के लिए सही वातावरण प्रदान करना और गर्भावस्था को सहारा देना है। जो मादा जनन तंत्र है इसका मुख्य कार्य क्या है, अंडे का उत्पादन करना, निषेचन के लिए सही वातावरण प्रदान करना और गर्भावस्था को क्या देना, सहारा देना है। मादा जनन तंत्र में हम आगे देखते हैं। मादा जनन तंत्र है, इसके जननांगों को दो भागों में बांटा गया है। एक प्राथमिक जननांग, एक द्वितीयक जननांग। तो प्राथमिक जननांग की बात करें तो उसमें आता है दोस्तों अंडाशय। यह मादा जनन तंत्र की बात हो रही है। तो मादा जनन तंत्र का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। अंडाशय जो है इसमें यहाँ पर दिखाया गया। यह जो अंडाशय है दोस्तों यह प्राथमिक जननांग है। और द्वितीयक जननांग में आता है अंडवाहिनी या अंडवाहिका, जिसे फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। सेकंड है गर्भाशय और तीसरा इसमें थर्ड की बात करें वो है योनि। तो जो अंडवाहिनी की बात करें या फेलोपियन नलिका की वो ये रही। गर्भाशय की बात करें, गर्भाशय यहाँ पर आपको दिया गया है, डायग्राम में बताया गया। और योनि की बात करें तो ये यही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंडाशय, गर्भाशय, फेलोपियन नलिका और योनि, इन्हीं की हम बात करेंगे प्राथमिक और द्वितीयक जननांग में। तो प्राथमिक जननांग में हम देखें अंडाशय, यह मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग है। याद रखना, मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है, अंडाशय है। जैसे नर जनन तंत्र में हमने पढ़ा था वहां पर वृषण था। मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। दोनों अंडाशय उदर गुहा में वृक्कों के नीचे गर्भाशय के दोनों ओर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यह वृक्कों की पृष्ठ भित्ति से जुड़े रहते हैं जिसे मिजोवेरियन तंतु कहते हैं। याद रखना, जो अंडाशय है यह वृक्कों की क्या रहेंगे, पृष्ठभूमि से या पृष्ठ भित्ति से क्या रहेंगे, वृक्कों की पृष्ठ भित्ति से जुड़े रहते हैं जिसे मिजोवेरियम तंतु कहते हैं। अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी से होकर कहा, गर्भाशय तक पहुंचता है। जो अंडाणु है दोस्तों परिपक्व होने के बाद क्या होगा, अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी से होकर कहां पर पहुंचेगा, गर्भाशय तक पहुंचता है। नेक्स्ट हम बात करें अंडाशय के कार्य। मादा जनन कोशिकाओं अर्थात अंडाणु का निर्माण करना। याद रखना, एक तो अंडाणु का निर्माण कौन करेगा, अंडाशय करेगा। और अंतःस्त्रावी ग्रंथि के रूप में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करना, निर्माण करना। तो पुरुषों की बात करें तो उसमें टेस्टोस्टेरोन था, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन था। अब स्त्रियों की बात करें तो इसमें एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। तो याद रखना, पुरुष हार्मोन की बात होगी तो टेस्टोस्टेरोन की होगी, और स्त्री के हार्मोन की बात होगी या मादा जनन हार्मोन की बात होगी तो उसमें एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन की बात होगी। ये दोनों ही क्या है, मादा जनन हार्मोन है। अब हम बात करें द्वितीयक जननांग। तो द्वितीयक जननांग जो है उसमें आएगा अंडवाहिनी। पहला जो है अंडवाहिनी के बारे में पढ़ते हैं। अंडवाहिनी की नलिकाएं अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। जो अंडाशय है उसके द्वारा उत्पन्न जो अंडाणु है उनको अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगी, अंडवाहिनी करेगी। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। याद रखना, अंड कोशिका और जो शुक्राणु उसका निषेचन कहाँ पर होगा, अंडवाहिनी में होगा। अतः यह निषेचन क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में क्या करती है, मदद करती है। यह गर्भाशय के दोनों ओर स्थित नलिकाकार अंग है। जो गर्भाशय है उसके दोनों तरफ स्थित क्या है, नलिकाकार अंग क्या है, अंडवाहिनी है। नेक्स्ट हम बात करें गर्भाशय की। यह एक थैली नुमा संरचना है जहां पर शिशु का क्या होता है, विकास होता है। जो गर्भाशय है एक थैली नुमा संरचना है और वहां पर क्या होगा दोस्तों, शिशु का विकास होगा। यह उदर गुहा के निचले भाग में मूत्र थैली तथा मलाशय के मध्य स्थित खोखला माल अंग, किसके आकार का, नाशपति के आकार का। याद रखना, किसके आकार का है, नाशपति के आकार का खोखला माल अंग है जो कहां पर स्थित है, उदर के नीचे भाग में मूत्र थैली तथा मलाशय के मध्य। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। जो गर्भाशय है यह ग्रीवा द्वारा कहां खुलता है, योनि में खुलता है। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। जब अंड कोशिका जो रहेगी दोस्तों उसका निषेचन होगा तो जो निषेचित अंड है उसे क्या कहेंगे, युग्मनज कहेंगे, जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के युग्मनज में विभाजन व विभेद होता है तथा भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। गर्भाशय में रोपण के बाद क्या होगा, जो
युग्मनज जो गर्भाशय में रोपित हुआ उसका विभाजन वो विभेद होता है और क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करें प्लेसेंटा। यह प्लेसेंटा भी एक पॉइंट याद रखना। प्लेसेंटा क्या है, यह एक विशिष्ट उत्तक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धंसी होती है। प्लेसेंटा क्या है, एक विशिष्ट उत्तक है, इसकी क्या रहती है, तस्तरी नुमा संरचना रहती है जो किसमें, गर्भाशय में धंसी रहती है। प्लेसेंटा के कार्य की बात करें, इसके कार्य इंपॉर्टेंट है, मां के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण भ्रूण तक, भ्रूण को क्या करता है, प्रदान करता है। याद रखना, जो गर्भाशय में जो भ्रूण रहता है उसको जो प्लेसेंटा ये क्या करता है, मां के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि पोषण क्या करता है, भ्रूण तक पहुंचाता है, उसे प्रदान करता है। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, निपटान करता है। जो गर्भाशय में भ्रूण रहता है वह भी कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ को उत्पादित करता है, तो जो उत्पादित अपशिष्ट है उनका निपटान भी कौन करेगा, प्लेसेंटा करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखें। अंडे के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। याद रखना, अंडे के निषेचन से शिशु के जन्म तक के काल को क्या कहेंगे, गर्भकाल कहते हैं। और इसकी अवधि लगभग क्या रहती है, 9 महीने होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें योनि। इसका निर्माण दोनों ओर से गर्भाशय के मिलने से होता है। यह मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित नाल है जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर क्या करती है, कार्य करती है। यह अंग स्त्रियों में रजोधर्म स्त्राव तथा प्रसव के मार्ग का भी कार्य करता है। याद रखना, जो योनि अंग है यह स्त्रियों में रजोधर्म स्त्राव तथा प्रसव के मार्ग का भी क्या करता है, कार्य करता है। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो योनि है उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाएंगे जो क्या करेंगे, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। योनि में स्थित पतली म्यूकस झिल्ली को हाइमन कहते हैं। जो योनि है इसके अंदर एक पतली म्यूकस झिल्ली रहती है जिसे क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रज चक्र। रज चक्र और मध्य चक्र, ये दो प्रकार के चक्र आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए, या राजस्थान बोर्ड की बात करें तो किताबों में दिए हुए। तो रज चक्र की भी बात कर लेते हैं। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह अंडोत्सर्ग के पश्चात 1 दिन तक ही जीवित रहती है। कोई अंड कोशिका है, अगर उसका निषेचन नहीं हो रहा है तो वो अंडोत्सर्ग के बाद 1 दिन तक ही क्या रहती है, जीवित रहती है। जिसके उपरांत गर्भाशय की आंतरिक भित्ति रक्त वाहिनियों के साथ टूटकर रक्त स्त्राव के रूप में बाहर निकलती है, इसे क्या कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि जो है दोस्तों 4 से 7 दिन तक होती है तथा प्रत्येक 28 से 30 दिन के अंतराल पर यह होता है। इस प्रकार इसे रज चक्र कहते हैं। तो 4 से 7 दिन की इसकी अवधि होती है और प्रत्येक 28 से 30 दिन के अंतराल में जो ये होता है, इस प्रकार इसे क्या कहते हैं, रज चक्र। तो रज चक्र जो है वो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसके प्रारंभ होने को रज दर्शन कहते हैं। यह जनन काल के आरंभ होने का संकेत है। जो रज चक्र है यह क्या है, जनन काल के आरंभ होने का संकेत है। नेक्स्ट हम बात करें मध्य चक्र। अधिकांश स्तनधारियों में प्रजनन काल एक निर्धारित ऋतु में होता है। बहुत से ऐसे स्तनधारी हैं जिनमें जो प्रजनन काल है दोस्तों वो क्या होता है, एक निर्धारित ऋतु में होता है, जिसे क्या कहते हैं, मध्य चक्र या प्रजनन काल कहते हैं। जिस मध्य चक्र, इसके उदाहरण आप लिख लो। मध्य चक्र के उदाहरण है बिल्ली और गाय। ये दोनों इसके उदाहरण है। बिल्ली और गाय जो है इसमें एक निर्धारित ऋतु में इनमें क्या होता है, प्रजनन काल का जो है एक निर्धारित ऋतु होती है जिसे मध्य चक्र या प्रजनन काल कहते हैं। बिल्ली और गाय इसके क्या उदाहरण है। अब हम परखनली शिशु या आईवीएफ की बात करते हैं। इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। आईवीएफ का फुल फॉर्म करके भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या है या परखनली शिशु का अन्य नाम क्या है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इस विधि को देखो। इस विधि में गर्भाशय के बाहर परखनली में निषेचन करवाया जाता है। जो परखनली शिशु है इसमें गर्भाशय के बाहर क्या होता है, परखनली में क्या करवाया जाता है दोस्तों, निषेचन करवाया जाता है। विश्व में, जो विश्व की बात करें तो विश्व के प्रथम परखनली शिशु का नाम लुइस जॉय ब्राउन है। जो विश्व है कि पूरे संसार की हम बात करें तो उसमें जो प्रथम परखनली शिशु है उसका नाम है लुइस जॉय ब्राउन। याद रखना इन 2-3 पॉइंट को। और पहले भारतीय परखनली शिशु का नाम है दुर्गा अग्रवाल। जो पहली भारतीय परखनली शिशु है उसका नाम दुर्गा अग्रवाल है। और भारत में सर्वप्रथम परखनली शिशु उत्पन्न करने का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर इंदिरा आहूजा, हिंदुजा, सॉरी डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा जो है इनको भारत में पहले परखनली शिशु को जन्म देने या परखनली शिशु उत्पन्न करने का क्या किया जाता है, इनको श्रेय दिया जाता है। इस विधि में ताजा अंडाणु व शुक्राणु को प्रयोगशाला में निषेचित करवाकर लगभग 1 सप्ताह बाद
या जो प्रयोगशाला में उसको निषेचित करवाते तो 32 कोशिकीय भ्रूण का जब तक निर्माण नहीं होता तब तक उसको माता के गर्भ में स्थानांतरित नहीं करते हैं। इसलिए इस विधि में ताजा अंडाणु व शुक्राणु को प्रयोगशाला में निषेचित करवाकर 32 कोशिकीय भ्रूण को माता के गर्भ में क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर दिया देते हैं या कर दिया जाता है। 32 कोशिकीय भ्रूण से मतलब है लगभग 1 सप्ताह बाद उसको क्या करेंगे, माता के गर्भ में स्थानांतरित कर देते हैं। यह प्रक्रिया एब्रियो कल्चर या टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाती है। यह जो प्रक्रिया है जिसमें ताजा अंडाणु और शुक्राणु को प्रयोगशाला में निषेचित करवाकर लगभग 1 सप्ताह बाद या 32 कोशिकीय भ्रूण का निर्माण होने के बाद किसमें, मादा के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को एब्रियो कल्चर या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। आईवीएफ क्या है, एक कृत्रिम गर्भाधान विधि है, याद रखना। आईवीएफ एक क्या है, कृत्रिम गर्भाधान विधि है। नेक्स्ट हम बात करें महत्वपूर्ण बिंदु। अब जो यहाँ पर जो मैं महत्वपूर्ण बिंदु लिख रहा हूं इसमें पादप जनन, नर जनन और मादा जनन, इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं एक साथ यहाँ ले आया हूँ। उदाहरण इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न उदाहरणों से बन सकता है, तो मैंने उनको यहाँ पर लिखे 10-12 पॉइंट है, तो आप इनको याद रखना। द्विखंडन, जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पहला है द्विखंडन, तो द्विखंडन के उदाहरण है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा। इन तीनों उदाहरणों को याद रखना, ये द्विखंडन के उदाहरण है। द्विखंडन, बहुखंडन, पुनरुद्भवन क्या होता है, ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, पर उनके उदाहरणों को याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर सबको एक साथ लिया। द्विखंडन के उदाहरण है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा। बहुखंडन की बात करें तो इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। पुनरुद्भवन की बात करें उसमें आएगा प्लेनेरिया, हाइड्रा, तारा मछली, ये तीनों ही पुनरुद्भवन के उदाहरण। मैंने वहां पर भी आपको उदाहरण लिखाए थे, तो आप इन पॉइंटों को यहाँ पर नहीं भी लिखे तो जो मैंने वहां उदाहरण लिखाए तो इनमें अगर कुछ उदाहरण छूट रहे हो तो आप उनको ऐड कर ले उन उदाहरणों में। यहाँ से जो उदाहरण कुछ नए मिलेंगे उनको आप वहां पर ऐड कर लेना। तो महत्वपूर्ण उदाहरण बिंदु है उसमें द्विखंडन के ये तीनों उदाहरण है। बहुखंडन का प्लाज्मोडियम है और पुनरुद्भवन के उदाहरण की बात करें तो प्लेनेरिया, हाइड्रा और तारा मछली, यह तीनों ही पुनरुद्भवन के उदाहरण है, क्योंकि उदाहरणों से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रा में लैंगिक जनन। हाइड्रा के शरीर पर गांठों के रूप में नर व मादा जननांग, वृषण एवं अंडाशय का निर्माण होता है। इसे क्या होता है, हाइड्रा में लैंगिक जनन की बात करें तो हाइड्रा जो इसके शरीर पर गांठों के रूप में, किसके रूप में, गांठों के रूप में क्या होगा, नर व मादा जननांग, वृषण एवं अंडाशय का निर्माण होता है। बाद में इनके मध्य निषेचन होकर क्या होता है, नए हाइड्रा का निर्माण होगा एक तरह से। बस इसके बारे में इतना सही याद रखना कि इसमें गांठों के रूप में नर व मादा जननांग, वृषण एवं अंडाशय का क्या होता है, निर्माण होता है। किसके ऊपर, इसके शरीर पर। यह हाइड्रा में लैंगिक जनन। केचुए में लैंगिक जनन को पढ़े तो जो केचुआ क्या है, एक उभयलिंगी प्राणी होता है, याद रखना। इसलिए केचुए में स्वनिषेचन क्या है, नहीं पाया जाता। जो केचुआ एक क्या है, उभयलिंगी प्राणी है, इसलिए इसमें स्वनिषेचन नहीं पाया जाता। केचुए में नर जनन तंत्र में वृषण 10वें तथा 11वें खंड में स्थित होता है और मादा जननांग में अंडाशय 13वें खंड में स्थित होता है। ये खंडों की बात याद रखना। तो केचुआ है इसके मादा जननांग में अंडाशय जो है वो 13वें खंड में स्थित होता है और जो केंचुए के नर जनन तंत्र में वृषण में 10वें तथा 11वें खंड में स्थित होता है। ठीक है। निषेचन की क्रिया पीले थैलीनुमा आवरण कोकून में संपन्न होती है। जो पीला थैलीनुमा आवरण होता है उसके अंदर क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। उस आवरण को कोकून कहते हैं। इन दोनों को याद रखें, ये भी बुक में दिए हुए हैं इसलिए मैंने बता दिया। मेन है, यहाँ से आप इनको कुछ पॉइंट है उनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम बात करें डबल रोटी निर्माण में आवश्यक यीस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है, याद रखना। डबल रोटी के निर्माण में जो आवश्यक होता है यीस्ट, उसमें अलैंगिक जनन जो है वो किसके द्वारा होगा, मुकुलन विधि के द्वारा होगा। अब बीजाणु जनन की बात करें तो जो बीजाणु जनन है ये किस में होता है, कवकों में होता है। इसके उदाहरण की बात करें तो राइजोपस। बीजाणु जनन है वो किस में होगा, कवकों में होगा और इसका उदाहरण क्या है, राइजोपस। अब कर्तन विधि है। कर्तन विधि जो मैंने बताई थी आपको पौधों की, उसके उदाहरण में आप लिखो अंगूर, गुलाब और फाल्स है, ये उसके उदाहरण है। कलम रोपण में 2 पादपों को जोड़ने की विधि है, इसके उदाहरण है नींबू, संतरा। कर्तन विधि के उदाहरण है अंगूर, गुलाब, फाल्स है। और कलम रोपण के 2 उदाहरण है नींबू और संतरा। और दाब लगाना, इसको 2 उदाहरण लिखो आप कर्तन के, अंगूर और गुलाब। कलम रोपण के हैं नींबू और संतरा। और दाब लगाना, इसमें 2 विधियां बताई गई है अपनी बुक में। पहली है टीलादाब विधि, दूसरी है गुट्टी या वायुदाब विधि। टीलादाब विधि में क्या होता है, पादप की लंबी शाखा को झुकाकर बीच में मिट्टी डालकर दबा देते हैं। तो पादप है उसकी लंबी शाखा को झुकाकर क्या करते हैं, बीच में मिट्टी डालकर दबा देते हैं। दबे भाग में जड़ उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई लंबी शाखा है किसी पौधे की, तो उस शाखा को क्या करेंगे, ऐसे दबा, यहाँ पर अगर ये बहुत
बड़ी शाखा है, तो उस शाखा को क्या करेंगे, ऐसे नीचे की तरफ उसको दबाकर इसके मिट्टी में इसको क्या करेंगे, दबा देंगे। लंबी शाखा है उसको क्या करेंगे, झुका दिया, झुका कर क्या करा, बीच में यहाँ पर मिट्टी डाल के उसको ऐसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद इसमें से क्या होगी, जड़ उत्पन्न हो जाएगी। ये तो है टीला दाब विधि। अब गुट्टी या वायु दाब विधि, यह काष्ठी पादपों, अनार और लीची आदि में प्रयोग किया जाता है। गुट्टी या वायु दाब विधि को किसमें, अनार और लीची आदि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके उदाहरण याद रखना आप, तो गुट्टी या वायु दाब विधि के, अनार और लीची और टीला दाब विधि के उदाहरण की बात करें तो टीला दाब विधि में क्या किया जाएगा, जड़ों जो पादप की लंबी शाखा उसको झुकाकर दाब लगाया जाता है और दबे भाग में क्या हो जाती है, जड़ उत्पन्न हो जाती है। तो टीला दाब विधि का कोई एकदम फिक्स उदाहरण की बात नहीं होगी, क्योंकि जिस भी पादप की लंबी तने की बात करें या एक तरह से लंबी शाखा की बात करें, तो लंबी शाखा को, जो भी पादप उसकी लंबी शाखा है उसको अगर झुका के हम मिट्टी से दबा देंगे तो कुछ समय बाद उसमें क्या होगी, जड़ उत्पन्न हो जाएगी। टीला दाब विधि और गुट्टी दाब विधि, ये दो विधियां हैं दाब लगाने की। अब बोले कायिक जनन की, तो कायिक जनन क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, याद रखना। और कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन तो है सही। इसके उदाहरण की बात करें तो आलू, प्याज, घास, अरबी, अदरक, चमेली, यह सब, इन सभी में क्या होता है, कायिक जनन होता है। यह क्या है, एक प्रकार का लैंगिक जनन। कायिक जनन के बारे में मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, वहां पर भी उदाहरण लिखाए थे। उन उदाहरणों में आप इन उदाहरणों को ऐड कर लेना, या फिर आप ये इसी टेबल को इसी प्रकार से नोट्स के रूप में लिख रहे हो तो वहां पर जो एग्जाम्पल बताए थे उनमें अगर कुछ नए एग्जाम्पल हो तो उसको भी इसमें ऐड कर लेना। बाकी आप याद रखें, कायिक जनन जो है वो आलू, प्याज, घास, अरबी, अदरक और चमेली में होगा। एक लिंगी पुष्प की बात करें तो मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के पौधे में जो है एक लिंगी पुष्प पाया जाता है। द्विलिंगी पुष्प की बात करें तो सरसों, गुलाब, धतूरा व पिटूमिनिया के पौधे में। तो ये पिटूमिनिया है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। पिटूमिनिया के पौधे में भी द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है। तो सरसों, गुलाब, धतूरा व पिटूमिनिया के पौधे में तो द्विलिंगी पुष्प पाया जाएगा। मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प पाया जाता है। स्वपरागण, स्वपरागण का उदाहरण है मटर, टमाटर। पर परागण का उदाहरण है गुलाब और पॉपी। ये दोनों ही उदाहरण, गुलाब और पॉपी की बात करें तो ये पर परागण में आएंगे और स्वपरागण में मटर और टमाटर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, क्लास को यही खत्म करते हैं। जो जनरल साइंस की शिक्षण विधियां रहेगी वो इस क्लास के बाद में एक एमसीक्यू की क्लास लूंगा, फिर पढ़ा दूंगा। बाकी आपका जो है रीट मुख्य परीक्षा से संबंधित, थ्योरी से संबंधित जितना भी कोर्स है वो पूर्ण हो चुका है। मैंने इसमें एनसीईआरटी को भी कवर किया, इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है वहां से भी अच्छे पॉइंट जो लगे उनको ले लिया, ताकि प्रश्न थोड़ा सा अगर अच्छे लेवल का भी पूछा जाए तो आप उसको हल कर सके। क्योंकि अगर थ्योरी में अगर आपने उसको लिख रखा है और अगर आप पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली वो आपका सही होगा, क्योंकि वहां पर तो 4 ऑप्शन मिलते हैं और पढ़ी हुई चीज में तो इतनी समस्या नहीं आएगी। तो थ्योरी से संबंधित क्लासें खत्म होती है जनरल साइंस की। एक क्लास में एमसीक्यू भी लूंगा इन तीनों से, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और पादपों में जनन से संबंधित। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो एमसीक्यू से संबंधित रहेगी, और उसके बाद जनरल साइंस की शिक्षण विधियां आपको एक ही क्लास में पढ़ा देंगे। कोशिश करेंगे एक ही क्लास में खत्म हो जाए, क्योंकि शिक्षण विधियां वही है जो आपने पहले पढ़ चुके हैं। बस मैं आपको थोड़ा मैपिंग करके बताऊंगा ये चीजें आपने कहाँ पढ़ी थी या किस रूप में। मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ वैसे तो, पर उन सब चीजों को एक साथ यहाँ लेके मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपकी पूरी ही शिक्षण विधियों का डायग्राम भी एक तरह से माइंड में बन जाए, जिसमें हिंदी, गणित, पर्यावरण सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।